Right, Bismillahirrahmanirrahim. आज we'll start with the new topic for A level biology. ये होगा chapter 14 homeostasis का topic. You might have learned a bit about this in O levels. IGCSE में थोड़ा सा homeostasis का topic था, लेकिन यहाँ पे homeostasis is explained a lot in detail. इसमें दो सब topics भी हैं, and आगे जाके we'll look at all of this in detail. The first question इस chapter से is straight away a past paper question. एंड इट्स अ डिफाइन क्वेश्चन जहाँ पे हमें किसी चीज की डेफिनेशन देनी होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है टू डिफाइन होम्योस्टेसिस। सो इफ आई आस्क यू, जस्ट टेक अ गेस, व्हाट डू यू थिंक द वर्ड होम्योस्टेसिस कुड मीन? It is basically the maintenance of the internal environment of the body. Correct, absolutely. It is the maintenance of a internal environment of the body. And we do that in order to keep the internal environment and the factors in the internal environment constant. तो हम ये कह सकते हैं that it refers to the maintenance कि हम मेंटेन कर रहे हैं, एंड we'll see ये मेंटेनेंस किस प्रोसेस के जरिए होती है, बट what are we maintaining? It refers to the maintenance of a constant internal environment. इसका मतलब, firstly, the word internal environment. There are two types of environment, internal and external. Internal environment refers to the things or the environment which is inside of your body. It's internally present in the body. External environment का मतलब है the surroundings around you, which is outside of your body. It's in the external atmosphere. तो internal environment, the things happening in your body. लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट को कॉन्स्टेंटली मेंटेन किस तरह किया जाता है? वो इस तरीके से कि इन द इंटरनल एनवायरनमेंट देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट हैव टू बी कंट्रोल्ड। इसका मतलब, अब आगे जाके मैं तीन फैक्टर्स लिखूंगा। दीज थ्री फैक्टर्स मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। और ये तीन फैक्टर्स को हमें एक कांस्टेंट लेवल पर मेंटेन करके रखना होता है, एंड देयर इज अ स्पेशल नेम फॉर दैट कांस्टेंट लेवल, हम उसको भी देखते हैं। बट व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव टू बी कंट्रोल्ड? फैक्टर नंबर वन, ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन। ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन एक नॉर्मल अमाउंट पे रहनी चाहिए, एक कांस्टेंट अमाउंट पे रहनी चाहिए। इफ दैट ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीजेस और इफ इट डिक्रीजेस, इन बोथ केसेस इट इज हार्मफुल टू द बॉडी। इट नीड्स टू बी मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट लेवल। दिस इज व्हाई होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन में मेंटेनेंस का वर्ड यूज होता है। दूसरा, वाटर लेवल इन द बॉडी। Our body, if I'm not wrong, our body is around 68 to 67% water. अब इसमें से वाटर लेवल अगर थोड़ा सा भी कम हो जाए और थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो जाए, इट इन बोथ केसेस इट सर्व्स एज हार्म टू द बॉडी। अगर वाटर लेवल एक कांस्टेंट अमाउंट पे मेंटेन रहेगा, ओनली देन बॉडी को फायदा होगा। And number three, the third factor which is to be controlled with the help of homeostasis is the maintenance of a constant internal temperature। इसका मतलब क्या है? थ्रू आउट द इंटायर वर्ल्ड डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं। अब जो ह्यूमंस नहीं होते, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो बहुत सारे होते हैं, राइट, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमंस। फॉर सम ह्यूमंस, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन दिस कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर। उसकी वजह से क्या होता है? इफ दे गो इनटू कोल्डर रीजन्स, उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी गिर जाता है। इफ दे गो इनटू हॉटर और वार्मर रीजन्स, उनकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बट बिकॉज वी आर एबल टू
maintain our internal temperature, it is unaffected by where we go. हम अंटार्कटिका भी चले जाएंगे, the body temperature will decrease, but it will decrease at an acceptable level. And then it will also be increased. Why? Because of homeostasis. And we look at that, how that works. वाटर लेवल को मेंटेन करना या वाटर लेवल को रेगुलेट करना इनसाइड द बॉडी इज अ स्पेशल प्रोसेस, और इस प्रोसेस का एक नाम है. सो द नेम ऑफ दिस प्रोसेस इज ऑस्मो रेगुलेशन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वेयर डज दिस वर्ड कम फ्रॉम. यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ऑस्मो का. ऑस्मो का वर्ड आता है फ्रॉम ऑस्मोसिस, विच रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ वाटर. तो यहाँ पे ऑस्मो यूज किया गया क्योंकि वाटर की बात हो रही है, एंड वाटर की लेवल को रेगुलेट किया गया है, वाटर के लेवल को मेंटेन किया गया. ये प्रोसेस का नाम है ऑस्मो रेगुलेशन. सो इफ वाटर लेवल को मेंटेन करना इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन, कुड यू टेल इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना उस प्रोसेस का नाम क्या है? In thermoregulation? थर्मोरेगुलेशन, एब्सोल्युटली. जस्ट लाइक ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो वाटर को डिस्क्राइब कर रहा है, थर्मो रेगुलेशन यहाँ पे द थर्मो रेगुलेशन, द थर्मो यहाँ पे टेम्परेचर को डिस्क्राइब कर रहा है, और ये इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना होम्योस्टेसिस का काम है. राइट, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. पॉइंट नंबर टू, homeostasis can be divided into two categories. तो जो पूरा का इट्स homeostasis is not something new. Homeostasis हम उस overall process को कहते हैं. So when someone says the word homeostasis, you should not be confused. Think of it as a process. उस process से हम हमारी internal environment को एक constant amount पे maintain कर रहे हैं. अब ये जो process है can be divided into two categories. So homeostasis can be divided into two categories. अब ये दो categories कौन सी हैं? The first category is homeostasis in animals. एनिमल्स में जिस तरीके का ये प्रोसेस यूज होता है, दैट इज डिफरेंट टू व्हाट प्लांट्स में ये प्रोसेस यूज होता है होम्योस्टेसिस का. एंड जो पर्पस होम्योस्टेसिस का होता है प्लांट्स में, वो भी अलग है. ऑब्वियसली प्लांट्स में भी इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट, लेकिन उन प्लांट्स की इंटरनल एनवायरनमेंट में ये वाले फैक्टर्स नहीं आते. ब्लड ग्लूकोज, वाटर लेवल, टेम्परेचर, उनमें दूसरे फैक्टर्स को होम्योस्टेसिस के जरिए कंट्रोल किया जाता है. This is the second category of homeostasis, which is homeostasis in plants. अब अगर homeostasis in animals की बात करें, so obviously वो हम देख चुके हैं. The number one, osmoregulation. So this keyword is really really important. ये bold किया हुआ होता है in the marking scheme of both osmoregulation and thermoregulation. These two come under the process of homeostasis. Number two, thermoregulation. And then number three, which is blood glucose concentration का जो amount है उसको maintain करना. अच्छा, हमने तो ये ऑलरेडी देखा हुआ था कि होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स किस तरीके से काम करती है. दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट. हाउ डज द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस वर्क इन प्लांट्स? प्लांट्स में होम्योस्टेसिस इस तरीके से काम करती है कि प्लांट्स में, यू रिमेम्बर लीफ का जो स्टोमेटा था, Yeah. या सो ये स्टोमेटा का क्लोज होना इज होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स. सो होम्योस्टेसिस ये होती है स्टोमेटल क्लोजर. बट व्हाई आर वी रैंडमली एंड सडनली क्लोजिंग द स्टोमेटा? स्टोमेटा क्लोजर तब किया जाता है एंड तभी ये होम्योस्टेसिस का प्रोसेस काम आता है व्हेन देयर इज वाटर स्ट्रेस इन द प्लांट. वाटर स्ट्रेस इन द प्लांट का मतलब द प्लांट is under stress. Why is it under stress? Because water in the plant. इसीलिए it's called water stress. So stomatal closure
happens because of water stress. Now, जब प्लांट में वाटर स्ट्रेस होता है तो एक Your voice got हार्मोन, distorted in the middle. Can you repeat? It's called water what? या इट्स कॉल्ड वाटर स्ट्रेस, मैं लिख देता हूँ, सो स्टोमेटल Water क्लोजर, stress. या सो दिस हैपेंस व्हेन देयर इज वाटर स्ट्रेस इन द प्लांट। और इसको, इस स्ट्रेस को वाटर स्ट्रेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज द प्लांट इज इन स्ट्रेस, व्हाई? बिकॉज उसमें पानी नहीं है, सो वाटर स्ट्रेस। So when there is water stress in the why, and why do we relate water stress to stomatal closure? वो इसलिए because do you remember the process of transpiration? Yeah, a bit. Any idea if you could explain what transpiration be would be? I think basically it was like how the water is driven up due to with like a transpiration stream is formed, and like how hydrostatic pressure causes the water to move upwards to the leaf, something Right. like So that. that was the movement of water in the xylem vessels. वो दूसरी चीज Oh, थी। oh, okay. ट्रांसपिरेशन ये होती है कि जो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए लीफ। एक लीफ में सबसे पहले तो पैलिसेड मेसोफिल लेयर होता है, वो मैंने यहाँ पे बना दिया। देन बीनीथ द पैलिसेड मेसोफिल लेयर इज द स्पॉन्जी मेसोफिल लेयर विच कंसिस्ट ऑफ इरेगुलरली शेप्ड सेल्स। और फिर यहाँ पे लोअर एपिडर्मल सेल्स आ जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट गार्ड सेल, दिस इज द सेकेंड गार्ड सेल, एंड दिस इज द अदर लोअर एपिडर्मल सेल्स। तो व्हाट हैपेंस इज, ये पैलिसेड मेसोफिल सेल्स और ये स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स में से वाटर एवेपोरेट करता है। जब ये वाटर इवेपोरेट करता है तो लीफ के अंदर होती हैं एयर स्पेसेस। ये एयर स्पेसेस में वाटर स्टोर हो जाता है, एंड एज सून एज द स्टोमेटा ओपन्स, वाटर कहता है ओके नाउ आई हैव अ चांस टू एस्केप फ्रॉम द लीफ। वो इस लीफ में से एस्केप कर जाता है। ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, द डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर आउट ऑफ द लीफ थ्रू द स्टोमेटा, इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। सो आई राइट दिस डाउन हियर, ट्रांसपिरेशन इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर। अब ये वाटर वेपर आया कहाँ से? बिकॉज पानी evaporated from the palisade mesophyll and spongy mesophyll cells in the leaf। वहां से पानी आया, and then this same water vapor is now diffusing from the leaf into the atmosphere through the stomata। So diffusion of water vapor from the leaf into the atmosphere, एंड ये जो पूरा का पूरा डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, इट टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। सो दिस इज व्हाई आई वाज लिंकिंग वाटर स्ट्रेस को विद स्टोमेटल क्लोजर। अब अगर पानी इज लैकिंग, वाटर इज लैकिंग इन द प्लांट, द फर्स्ट थिंग इट विल डू इज क्लोज द स्टोमेटा, ताकि ट्रांसपिरेशन को ब्लॉक कर दें। जो बचा कुचा पानी है इन द प्लांट, उसको स्टोर करा जा सके। तो ये स्टोमेटल क्लोजर इसीलिए होता है बिकॉज दिस इज वाटर स्ट्रेस। लेकिन प्लांट को कैसे, प्लांट के पास ब्रेन तो है नहीं, राइट? सो हाउ वुड इट नो कि ओ आई एम अंडर वाटर स्ट्रेस एंड नाउ आई हैव टू क्लोज माय स्टोमेटा? देयर नीड्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रिगर। और वो ट्रिगर की अब बात करते हैं। व्हेन देयर इज वाटर स्ट्रेस इन अ प्लांट, द प्लांट रिलीजेस अ हार्मोन जिसे कहते हैं ABA, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड की वजह से स्टोमेटल क्लोजर होता है। सो आई राइट हियर स्टोमेटल क्लोजर ड्यू टू एब्सिसिक एसिड। अब ये स्पेलिंग थोड़ी सी वियर्ड लगेगी, ABSCISIC। अगेन इफ यू डोंट वांट टू रिमेंबर द स्पेलिंग, नो नीड, ABA इज ऑल्सो एन एक्सेप्टेबल एक्रोनिम। तो ये कब प्रोड्यूस होता है? जब प्लांट में वाटर स्ट्रेस हो। जब ये प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज होता है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, द प्रोडक्शन ऑफ ABA बिकॉज ऑफ विच टोमेटा इज क्लोज्ड, और व्हाट इज दिस डूइंग? इट इज saving the water in the plant, it is performing homeostasis, it is maintaining the water level in the plant। okay, now हम इस बारे में बात करते हैं कि homeostasis in animals, we know it's called osmoregulation, thermoregulation and blood glucose concentration को कंट्रोल करना। लेकिन we still didn't understand
कि इसको कंट्रोल किया किस तरीके से जाता है, एज इन हाउ डज होम्योस्टेसिस का प्रोसेस एक्चुअली वर्क. सो लेट्स लुक एट दैट. For homeostasis in animals, we'll only be talking about animals. Plants का बिल्कुल end में आता है. That is the last part of the chapter. Half a class it will take. All of this is about animals now. So these three things, we'll discuss these in detail. ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, टेम्परेचर को एंड वाटर लेवल इन द बॉडी को मेंटेन करना. एंड दिस इज अ वेरी बिग चैप्टर. 12 और 13 को कंबाइन करें सो ये चैप्टर बनेगा. इट्स अ रियली बिग चैप्टर. राइट. सो होम्योस्टेसिस इन एनिमल्स. अब ये काम कैसे करता है? ये काम करता है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड, नाउ होम्योस्टेसिस itself is a process and it works through something called negative feedback. Before explaining negative feedback, let's take an example. मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और इस लाइन से आई एम रिप्रेजेंटिंग द ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन. सो लेट्स सपोज एक इंसान है, एक ह्यूमन है, एंड उसकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन इस लेवल पे. अब होता ये है कि वो एक शुगरी चीज खा लेता है. बिकॉज ही ईट्स अ शुगरी थिंग, inside his body, will the blood glucose concentration increase or decrease? Increase. Increase. तो मैंने यहाँ पे एक एरो बना दिया अपवर्ड्स, showing the increase in blood glucose concentration. अगर ये ब्लड ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है, so this will be harmful for the body. How will it be harmful for the body? We look at that when we talk about blood glucose concentration in detail. But for now, अगर blood glucose concentration बढ़ जाती है, it is harmful for the body. This is where homeostasis makes use of negative feedback. अब क्या करेगा होम्योस्टेसिस का प्रोसेस? अब ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन तो बढ़ी हुई है. ये क्या करेगा कि ब्लड ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन को हाई लेवल से नॉर्मल लेवल पे ले आएगा. सो व्हाट इट डिड वाज, डिडंट इट जस्ट डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वाज डन? Could you repeat again? So didn't the homeostasis process do the opposite of what was done earlier? Yeah. It did. ये जो ऑपोजिट करने वाला प्रोसेस है, इज दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड नेगेटिव. व्हाई इज इट नॉट कॉल्ड पॉजिटिव? बिकॉज हमें जो फीडबैक मिला है. नाउ व्हाट इज फीडबैक? फीडबैक का मतलब ये है कि सपोज करते हैं ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन पहले इतना था, फिर ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन बढ़ गया. नाउ कुछ चीजें होती हैं प्लांट में, सॉरी ह्यूमंस में और एनिमल्स में, जिसकी वजह से ब्रेन को ये फीडबैक मिलता है कि ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन तो बढ़ गई है. सो दिस एक्सप्लेन्स द वर्ड फीडबैक. नाउ व्हाई इज इट रिटन एज नेगेटिव फीडबैक? Because what it does is the opposite of what was done. It does the negative action. इसीलिए इसका नाम है negative feedback. So it's always negative, no, not positive. No, it's never positive. क्योंकि positive का मतलब होगा that will be the opposite of homeostasis. अब we'll do an Okay. example for that too. So here the word negative means opposite, and the word feedback. Okay, now a new word is gonna come up. It's called stimulus. Have you heard of this word before? Yeah, I think. So stimulus का मतलब ये होता है कि it is sort of a signal. You could treat it as a signal. अगर ब्लड की ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो ब्रेन को एक सिग्नल जाएगा, ब्रेन को एक स्टिम्युलस जाएगा कि ओ, बॉडी में ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ गई है, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. सो इट डज नेगेटिव फीडबैक. इट डज द ऑपोजिट एक्शन ऑफ द स्टिम्युलस. आई रिपीट, इट डज द ऑपोजिट एक्शन ऑफ द स्टिम्युलस. तो स्टिम्युलस अगर अपवर्ड्स था, नेगेटिव फीडबैक डाउनवर्ड्स होगा. इस Okay. पूरे, या So can I say it like this, that the body basically resists any change that occurs? करेक्ट, एब्सोल्युटली. अगर कोई भी चेंज होता है अपवर्ड्स का या डाउनवर्ड्स का,
बॉडी उस चेंज को रेजिस्ट करेगा बाय डूइंग द ऑपोजिट ऑफ द एक्शन जो किया गया। करेक्ट। अब इस पूरे प्रोसेस से हुआ क्या? ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन पहले इस लेवल पे था, फिर ये लेवल बढ़ गया बिकॉज ऑफ आर मिस्टेक, और फिर उस लेवल को बॉडी ने कम कर दिया, एंड इट ब्रॉट इट बैक। इट ब्रॉट द ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन बैक टू द सेम ओरिजिनल लेवल। इस लेवल को कहते हैं सेट पॉइंट। सो रिमेंबर अर्लियर आई वाज टॉकिंग अबाउट के जो फैक्टर्स हैं सच एज ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन, वाटर लेवल, टेम्परेचर, उसको एक कांस्टेंट अमाउंट पे रखना पड़ता है। उस कांस्टेंट अमाउंट का नाम है सेट पॉइंट, एंड दिस इज अ रियली रियली इंपॉर्टेंट वर्ड। सो now I'll complete this definition. For homeostasis in animals, all three factors are maintained around a set point through the process of Negative, wait, negative feedback? नेगेटिव फीडबैक। करेक्ट। होम्योस्टेसिस काम ही इस तरीके से करता है कि वो नेगेटिव फीडबैक को यूज करता है, और जो भी उसको स्टिमुलस मिलता है वो उसका ऑपोजिट एक्शन कर देता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो फैक्टर है इट इज मेंटेन्ड अराउंड अ सेट पॉइंट। नाउ ये वर्ड अराउंड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्यों? इफ द ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन वाज 50 एंड इट इंक्रीजेस टू 75, it will take a long time to go exactly back to 50। वो 51 पे ले जाएगा, 52 पे ले जाएगा, मीनिंग now not exactly +1 or +2, don't take it in that way। मतलब के around it will approximately be close to the set point। So let's take another example। if you go into a cold place, if you yeah if you go into a place where there is a lower temperature, बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होगा, यू विल फील कोल्ड, बट यू विल नॉट फील दैट कोल्ड विच इज द टेम्परेचर इन योर सराउंडिंग। सो इफ यू गो समवेयर जहाँ पे टेम्परेचर है 10 डिग्रीज, योर बॉडी टेम्परेचर विल नॉट बिकम 10 डिग्रीज, इट विल गो फ्रॉम 36 टू लेट्स से 32। 36 इज योर रूम टेम्परेचर, द इंटरनल कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो थोड़ा सा कम होगा, एग्जैक्टली वहां तक नहीं जाएगा, लेकिन it will always be around a set point, and this is maintained through negative feedback. Now, we understood what negative feedback is, but what about positive feedback? Positive feedback is not in our syllabus. Lekin, let me just give an example and then we can move forward. So, यहाँ पे feedback is the same thing. Feedback यहाँ पे is the stimulus. So positive feedback actually occurs. पॉजिटिव फीडबैक डज अकर, Oh, लेकिन दैट इज हार्मफुल फॉर अस, एंड होम्योस्टेसिस में सिर्फ नेगेटिव फीडबैक होता है, पॉजिटिव नहीं होता। oh. लेट मी आस्क यू एन एग्जांपल एंड देन यू कैन टेल मी व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेज और द नेक्स्ट प्रोसेस। सो लेट्स से अ पर्सन गोज इनटू अ बिल्डिंग, वो एक इंडस्ट्रियल एरिया में जाता है, एंड वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है। देयर इज अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दैट एटमोसफेयर, इन दैट सराउंडिंग। अब ऑब्वियसली उस पर्सन को, उस बंदे को ब्रीथ इन तो ऑक्सीजन करना है, एंड ही ब्रीथ्स इन द एयर। इफ ही ब्रीथ्स इन द एयर, what is he getting in? What is he inhaling? Is he inhaling more oxygen or more carbon dioxide? More carbon dioxide. More carbon dioxide. Now, homeostasis क्या करेगा? Homeostasis बोलेगा कि oh, the carbon dioxide has increased. Now you also need to increase the oxygen. Now, what should he do to increase the oxygen? Should he inhale more? Could that be an option? क्योंकि बॉडी को नहीं पता कि एटमॉस्फेयर क्या है बाहर का, द बॉडी वुडंट इट जस्ट से टू इनहेल मोर। Yeah. तो बॉडी ने, जो ब्रेन था, उसने लंग्स को सिग्नल सेंड किया कि यू हैव टू ब्रीथ इन मोर। अब बंदा यही करता है, ही ब्रीथ्स इन मोर। इफ ही ब्रीथ्स इन मोर, डज ही टेक इन ऑक्सीजन और इवन मोर कार्बन डाइऑक्साइड? Even more carbon dioxide. इवन मोर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है पॉजिटिव फीडबैक, कि जो प्रोसेस हुआ है, सो सपोज दिस वाज द कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इन द बॉडी, बिकॉज ही इज इन एन इंडस्ट्रियल एरिया, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, एंड नाउ होम्योस्टेसिस नेगेटिव फीडबैक ही यूज कर रहा था। दे वांटेड टू इंक्रीज द ऑक्सीजन लेवल, बट
नेगेटिव फीडबैक की जगह पॉजिटिव फीडबैक गलती से हो गया, बिकॉज ऑफ विच और भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन बढ़ गई. सो द रिस्पॉन्स is the same as the stimulus. ये होती है पॉजिटिव फीडबैक. एंड नाउ दैट पर्सन कुड प्रोबेबली चोक और पोटेंशियली इवन डाई, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी एंड अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर. दिस इज व्हाई इन द लंग्स. सो दिस इज व्हाई वी वेयर मास्क एंड वो सारी चीजें पहनते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम हैपनिंग. राइट. अब I'll list down what this entire big chapter is divided into. So, firstly, this chapter is divided into four subsections. जो सबसे पहला section है, this was simply an intro on homeostasis, negative feedback, positive feedback, set point, and all of that. Now, before we start the chapter, सबसे पहला subsection इसका है excretion. It talks about the topic of excretion and nitrogenous waste products, which we'll touch up a bit on today. Nitrogenous waste products. जो दूसरा section है, that is about kidneys. किडनीज का इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर आएगा, इसमें किडनीज का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आएगा, किडनीज के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो आएगा. एंड द टॉपिक एंड द इंटायर बिग प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन. नाउ इट सीम्स अ वेरी इजी वर्ड टू से, ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर को कंट्रोल कर रहे हैं. लेकिन वाटर को कंट्रोल करना एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसमें बहुत सारी चीजें यूज होती हैं. सो वी लुक एट दैट टू, ऑस्मो रेगुलेशन. Number three, the pancreas. Pancreas ka structure we'll look at, and we'll also talk about the control of blood glucose concentration. And then number four is guard cells. And we will also talk about stomatal closure and the abscisic acid wala part, which was the homeostasis in plants. Right. So let's start with the first one. सो जो पहला टॉपिक है दैट टॉक्स अबाउट एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो हमारी बॉडी में होता है, एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो हम प्रोड्यूस करते हैं और जो हम एक्सक्रीट करते हैं. सो दो चीजें, प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस एंड अदर वेस्ट्स एज वेल. सो सबसे पहले तो लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स, एजेशन एंड एक्सक्रीशन. डू यू हैव एनी आइडिया कि इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस हो सकता है? Excretion is basically removal of waste from the body, and I think egestion is, um, I think egestion. It's probably something. It's like it's something about the digestion. I think, like in the final stages. I think. ऑल राइट, तो दोनों चीजें जो होती हैं वो रिमूवल में ही होती हैं. तो डाइजेशन वाला प्रोसेस वो कंप्लीटली डिफरेंट है. वो डाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद ही एक्सक्रीशन और डाइजेशन होती है. एक्सक्रीशन, नाउ बोथ ऑफ दीज आर रिमूवल ऑफ समथिंग, बट लेट्स सी कौन सी चीज किसको रिमूव कर रही है बॉडी में से. एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस विच रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. So metabolic waste from the body. आपको याद होगा we talked about metabolic waste and metabolic reactions. The catabolic and anabolic reactions occur in the body. Do you remember that? Yeah, I do. Yes. तो metabolic reaction से जो waste produce होता है, उस waste को body में से remove किया जाता है through the process of excretion. Now,
जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीशन के थ्रू बॉडी में से रिमूव होता है, उसे कहते हैं एक्सक्रीटा। इट्स नॉट अ रियली इंपॉर्टेंट वर्ड, बट इट्स सिंपली सो यू शुड नो दिस कि एक्सक्रीशन अगर हो रही है तो हम रिमूव क्या कर रहे हैं, हम मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज एक्सक्रीटा। नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सक्रीटा। सबसे पहला एग्जांपल is nitrogenous waste. Nitrogenous waste is an example of metabolic waste. And there are three types of nitrogenous waste. सबसे पहला ammonia, NH3. Number two, urea. And number three, यूरिक एसिड। हम आगे जाके इन तीनों को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट भी करेंगे, बट फॉर नाउ तीन तरीके के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, तीन तरीके के एक्सक्रीटा होते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। नंबर टू, bile pigments. Do you remember IGCSE? Again, it seems a long shot, but do you remember emulsification का process in IGCSE? Not really, but I remember something about the emulsification test and something. Right, so yeah, obviously it's been 2 years. I thought maybe, but मुझे भी याद नहीं रहता if I was in your place. So emulsification ये होता है कि let's say यहाँ पे हमारे पास एक liver है। इस liver में जो सॉरी नॉट द लिवर, हाँ जो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, उसमें जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो स्पेशली जो फैट्स होते हैं, इन फैट्स को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन करना, लाइक फिजिकली स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन करना, इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। और इमल्सिफिकेशन में एक चीज यूज होती है विच इज कॉल्ड बाइल पिगमेंट्स। और बाइल पिगमेंट्स आर द पिगमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। अब कुछ बाइल पिगमेंट्स इमल्सिफिकेशन में प्रोसेस में यूज होते हैं, दैट इज फिजिकली ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस ड्यूरिंग डाइजेशन। कुछ बाइल पिगमेंट्स अननेसेसरी होते हैं। इन बाइल पिगमेंट्स को हम एक्सक्रीटा वाली कैटेगरी में डाल देते हैं। नाउ नंबर थ्री, रेस्पिरेटरी वेस्ट। जब रेस्पिरेशन का हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, दैट इज टू पार्ट्स, एक तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में वी इनहेल इन ऑक्सीजन, दैट इज एक्चुअली व्हाट वी वांट। वी डू इनहेल इन सम कार्बन डाइऑक्साइड, बट व्हेन वी आर एक्सहेलिंग वी आर परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन जो है वो दो प्रोसेसेस में होती है। एक तो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, दैट्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन। और दूसरी फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन is called expiration. Is expiration is simply a fancy word for exhaling. So you can say the word exhale, you can say the word expiration, simply means we are removing the respiratory waste from the body. Now, what is this respiratory waste? Carbon dioxide and water. Now, obviously, water is important for our body, लेकिन excess of water को भी हमारी body में से remove करना होता है। So excretion is one of the ways through which some of the water is removed from the body. Now I'm not saying सारा का सारा पानी excretion से ही remove होता है, कुछ egestion से भी remove होता है, and we look at that. But some water is removed through exhaling, through which is a part of respiratory waste, and that is an example of excreta. Now, what is egestion? Egestion refers to the removal of undigested waste from the body। मतलब कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन से वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वो वेस्ट तो एक्सक्रीशन से निकल गया, लेकिन कुछ ऐसा वेस्ट होता है जो हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। फाइबर्स इज अ गुड एग्जांपल। व्हेन वी ईट फाइबर्स, इट गोज स्ट्रेट थ्रू आवर एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड आउट ऑफ द बॉडी। इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। So this is the removal of undigested waste from the body। अब ये undigested waste remove कैसे होता है? ये remove होता है in the form of feces। You know what feces are, right?
Yeah. Yeah, so I'm not gonna go into that detail. So feces होते हैं egestion के प्रोसेस से रिमूव, और इसमें अनडाइजेस्टेड वेस्ट रिमूव हो जाता है. So just to give a summary, excretion and egestion both removal होते हैं चीजों की from the body. Excretion metabolic waste remove होता है from the body. Metabolic waste को excreta भी बोल सकते हैं. Nitrogenous waste, bile pigments, carbon dioxide and water जो कि respiration से remove होता है, that is an example. All three are examples of excreta. अब excretion होती कैसे? Urine and expiration and exhaling. Egestion is the removal of undigested waste. होती है in the form of feces. Okay. Now let's talk a bit more about nitrogenous waste, क्योंकि यही चीज है which is of particular interest इस chapter में. तो जो nitrogenous waste होते हैं, the reason why we call them nitrogenous is because they contain a nitrogen group. So ये word इसलिए इसमें use होता है because they contain, जो नाइट्रोजन एलिमेंट होता है, दे कंटेन दैट नाइट्रोजन का एलिमेंट इनसाइड ऑफ देयर केमिकल फॉर्मूला. सो दे कंटेन द नाइट्रोजन ग्रुप. अब तीन मेटाबॉलिक सॉरी तीन नाइट्रोजनस वेस्ट वी टॉक्ड अबाउट: NH3, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. इन आवर बॉडी we produce ammonia, but we excrete urea. तो हम प्रोड्यूस करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बाद अमोनिया, लेकिन अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, और इस यूरिया को एक्सक्रीट किया जाता है बॉडी में से. अब सम पार्ट ऑफ इट इज आल्सो, सम पार्ट ऑफ द अमोनिया इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू यूरिक एसिड. लेकिन यूरिक एसिड बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है. इट इज मेजरली यूरिया विच अमोनिया कन्वर्ट्स टू. अभी ऐसा क्यों होता है? मैं यहाँ पे दो चीजें लिखता हूँ. When going from ammonia to urea, meaning जब मैं इनको ऊपर से नीचे पढ़ता हूँ, अमोनिया से यूरिया, उसके बाद यूरिक एसिड, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि द टॉक्सिसिटी इज डिक्रीजिंग एंड द सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. अगर ऐसा केस हो तो कौन सबसे ज्यादा टॉक्सिक और सॉल्युबल होगा? Ammonia? अमोनिया. सो डू यू थिंक इट वुड बी अ गुड ऑप्शन कि अमोनिया एक बार प्रोड्यूस हो गया टू कीप इट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया? No. नो, बिकॉज अमोनिया इज वाटर सॉल्युबल. अगर अमोनिया किसी सेल के साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस हुआ है जहां पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, तो जहां पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वहीं पे उनका वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है. अमोनिया अगर साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस हुआ है, इट इज हाईली सॉल्युबल. साइटोप्लाज्म में वो डिसॉल्व कर जाएगा एंड इट इज हाईली टॉक्सिक. साइटोप्लाज्म में जितने भी बाकी के मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं वो अफेक्ट होते हैं, ऑर्गेनेल्स हार्म होते हैं, पूरा का पूरा सेल भी डिस्ट्रॉय हो सकता है. इट इज दैट टॉक्सिक. So, even though ammonia is produced, it needs to be converted to urea. Now, why do we convert it to urea? It is less soluble and less toxic than ammonia. हमें थोड़ी सी breathing space. So think of it as a breathing space. Once you produce ammonia, you suppose you produce ammonia in the shoulder का कोई cell, right? If it's produced shoulder के किसी सेल में अमोनिया जहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ है, it needs a lot of time to move through the kidneys and all of the process to happen, जिससे यूरिन बनता है और उससे एक्सक्रीशन होती है. हम इतनी ज्यादा देर के लिए अमोनिया को उस फॉर्म में रख ही नहीं सकते बिकॉज इट्स सो टॉक्सिक एंड इट्स सो सॉल्युबल. तो हमें थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस मिल जाता है व्हेन वी कन्वर्टेड इनटू यूरिया के ओके, नाउ I have produced something, I have converted ammonia to something which is less soluble and less toxic. So now I have some time in order to produce urine before it causes harm to my body. तो इसीलिए यूरिया में कन्वर्जन की जाती है. सो नोट यहाँ पे एक मैं लिख रहा हूँ: mammals, and obviously mammals includes humans, so including humans, primarily
excrete urea as the nitrogenous waste. थोड़ा बहुत यूरिक एसिड भी होता है. दिस इज व्हाई इट डज नॉट से कंप्लीटली, इट सेज प्राइमरीली, मतलब मेजरली दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. थोड़ा बहुत यूरिक एसिड भी विच इज इवन मोर बेनिफिशियल, लेकिन ऑब्वियसली दैट्स अ लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस. तो द बॉडी प्रिफर्स टू सिंपली कन्वर्ट इट फ्रॉम अमोनिया टू यूरिया, एक स्टेप का प्रोसेस. लेकिन we didn't still look at as to how ammonia is produced. So let's look at that right now. So topic का नाम मैं लिख रहा हूँ, the production ऑफ अमोनिया, कि ये स्पेसिफिक नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में आया कैसे. मेटाबॉलिक वेस्ट तो है, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ है जिसकी वजह से ये वेस्ट बना है, लेकिन वो मेटाबॉलिक रिएक्शन कौन सा है. इट्स नॉट सम रैंडम मेटाबॉलिक रिएक्शन, वी नीड टू नो अबाउट दिस. सो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया. सो लेट्स इमेजिन अ स्टोरी, और उस स्टोरी से आई ट्राई टू एक्सप्लेन के अमोनिया कैसे प्रोड्यूस होता है. सो हमने हमारी बॉडी में while during the food that we eat, we took in some proteins. हमने चिकन खाई, बीफ खाई, एंड देन वी टुक इन प्रोटीन्स इनटू द बॉडी. अब ऑब्वियसली प्रोटीन्स आर नेसेसरी बॉडी की ग्रोथ के लिए. तो वो कुछ प्रोटीन्स क्या हुए कि वो ब्रेक डाउन हुए, डाइजेशन के प्रोसेस से वो गुजरे, एंजाइम्स ने उन पे एक्ट किया, and then they were converted to the most basic unit of proteins. What could you tell the name of the basic unit which proteins are made of? Amino acids. Amino acids. अब मसला ये हुआ कि हमने बहुत ज्यादा प्रोटीन खा ली, मीनिंग द पर्सन एट अ हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन देन व्हाट वाज रिक्वायर्ड. तो ये अमीनो एसिड्स जो प्रोड्यूस हुए हैं वो एक्सेस में प्रोड्यूस हुए हैं. हमारी बॉडी को इतनी अमीनो एसिड्स की जरूरत ही नहीं थी. तो अब there are two things that occur with the amino acids. The excess amino acids, एक तो होते हैं जरूरी amount of amino acids, वो तो यूज हो जाते हैं. What happens to these excess amino acids? Two things, two situations. अच्छा, ये जो पूरा प्रोसेस है, बिफोर आई टेल द टू सिचुएशंस, ये पूरा प्रोसेस प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स करने का डाइजेशन के थ्रू होता है. और ये अमाइनो एसिड्स जो एक्सेस हैं, इनके साथ क्या करना चाहिए, ये लिवर सेल्स में होता है. So you could say कि whatever happens to the excess amino acids happens in the liver cells, चाहे जो भी हो. अब होता क्या है? केस नंबर वन, आइदर अमाइनो एसिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं कीटो एसिड में. यू रिमेम्बर द वर्ड अल्फा कीटो ग्लूटारेट, डज दैट रिंग अ बेल कहीं? Yeah, it was in glycolysis. No, Krebs cycle, right? क्रेब्स Yeah. साइकिल, करेक्ट. अल्फा कीटो ग्लूटारेट क्रेब्स साइकिल में था. कीटो एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट की एक फॉर्म होती है. एंड दिस इज हाउ कीटो एसिड एंटर्स द क्रेब्स साइकिल. सो यू सी, अमीनो एसिड्स एक्सेस को हमने कन्वर्ट किया कीटो एसिड में, और कीटो एसिड को एंटर करा दिया क्रेब्स साइकिल में, wherein it's used in order to produce ATP, respiration, aerobic respiration के प्रोसेस के लिए. लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि कीटो एसिड क्रेब साइकिल में एंटर हो जाए. कीटो एसिड के साथ एक और चीज भी की जा सकती है, द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस. अब थ्रू आउट दिस चैप्टर यू विल लुक एट मेनी वर्ड्स स्टार्टिंग विद ग्लूको और ग्लाइको. अभी तक थ्रू आउट ए लेवल वी हैव लुक्ड एट टू वर्ड्स, ग्लाइकोलिसिस, that's the first word. And now comes this second. Now we'll keep updating this word list as soon as we come across more and more words, starting with the word gluco or glyco, वगैरह. Right. So this was the second word, gluconeogenesis. Now let's explain this. यहाँ पे word लिखा है gluco का. What first word comes to mind when you hear the word gluco? Glucose. Glucose.
So this is the advantage of terms in A level or any sort of biology, क्योंकि ये सारे words लैटिन में होते हैं और ये लैटिन और इंग्लिश बहुत क्लोजली रिलेटेड है. तो even if you don't know the definition for a 2 mark question, you can just break down the words and get the marks. It's that easy. So gluco comes down to glucose. Neo. Neo is simply new. NEW. जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस या प्रोडक्शन. सो व्हेन आई से इस चीज की जेनेसिस हो रही है, इस चीज की सिंथेसिस हो रही है, इस चीज की प्रोडक्शन हो रही है. सो लेट्स रीड दिस टुगेदर. लेट्स रीड ऑल ऑफ द वर्ड्स टुगेदर. ग्लूको नियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज न्यू प्रोडक्शन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? Basically, the synthesis of glucose. The synthesis of glucose. लेकिन the synthesis of new glucose. Now, what is this new glucose? यहाँ पे न्यू ग्लूकोज का मतलब ये है. सो पहले तो मैं ये लिख देता हूँ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड देन वील एक्सप्लेन द वर्ड न्यू. यहाँ पे इसका काम क्या है? द फॉर्मेशन और द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज नाउ फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस. नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस. नाउ व्हाट डज दिस मीन? लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर मेरे पास एक ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल हो लिवर सेल में और मैं उसको ब्रेक डाउन करूं, इट ब्रेक्स डाउन इनटू ग्लूकोज. इज दिस ग्लूकोज दैट आई हैव न्यूली प्रोड्यूस, या ये ग्लूकोज ऑलरेडी था लेकिन एक दूसरी फॉर्म में था? It was glucose in some other form. इन सेम अदर फॉर्म, या क्योंकि ग्लाइकोजन सिंपली ब्रेक डाउन हुआ ग्लूकोज में. ग्लाइकोजन इज अ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट. तो मैंने टेक्निकली कोई नया ग्लूकोज नहीं प्रोड्यूस किया, मैंने सिर्फ एक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. ग्लूकोनियोजेनेसिस इज ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस. दिस इज व्हाई न्यू ग्लूकोज यहाँ पे वर्ड यूज होता है, जहाँ पे वर्ड this Ne or NEW relates to NEO. Now, what do you mean by non-carbohydrate substances? Amino acids, lipids, these are examples of non-carbohydrate substances. तो हमारे प्रोसेस में भी यही हो रहा था. अमीनो एसिड्स एक्सेस लिवर सेल्स में कीटो एसिड में कन्वर्ट हुए. नाउ कीटो एसिड्स has been produced from amino acids. That is a non-carbohydrate substance. Keto acid is a non-carbohydrate substance. उसने बना दिया ग्लूकोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस. सो ये टर्म भी हमने डिफाइन कर दिया. ओके. अब जो दूसरी चीज हो सकती है दैट इज कि जो एक्सेस अमीनो एसिड्स हैं उनमें से एक NH2 ग्रुप को निकाल दिया जाए. नाउ बिफोर आई एक्सप्लेन दिस, लेट्स लुक एट हाउ एन अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर एक्चुअली लुक्स लाइक. उसमें सबसे पहले सो डू यू रिमेम्बर एक अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर? आई बिलीव दिस वाज इन द AS लेवल का. Yeah, a bit. I think, yeah, it had nitrogen, carbon, oxygen. राइट, ओके. तो It यहाँ पे had an बना के NH group and I think NH like ग्रुप. NH2 group and I think a carboxylic group with an R करेक्ट. and yeah. विथ एन R, यस करेक्ट, द साइड चेन. सो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि यहाँ पे बीच में कार्बन है. दिस इज द सेंट्रल कार्बन. ये जो कार्बन है इसके साथ चार अलग, so दिस इज हाउ आई रिमेम्बर इट, इसके साथ चार अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड हैं. एक एक हाइड्रोजन, एक है एक R ग्रुप, फिर है एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप C डबल बॉन्ड O OH, एंड फिर एक है एक NH2 ग्रुप. सो सेंट्रल कार्बन, एक साइड पे हाइड्रोजन, एक कार्बन के 4 ही बॉन्ड्स हो सकते हैं. हाइड्रोजन, दिस इज द R, COOH NH2, और ये जो R ग्रुप है इसको कहते हैं साइड चेन. सो दुनिया में देर आर 20 अमीनो एसिड्स. हर अमीनो एसिड का जो ये स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन ईच अमीनो एसिड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट साइड चेन. तो दिस इज व्हाट इज डिफरेंशिएटिंग वन अमीनो एसिड फ्रॉम द अदर. तो ये एक अमीनो एसिड है मेरे पास.
इसमें से NH2 ग्रुप निकल जाता है, विच इज ये वाला ग्रुप. सो दिस ग्रुप इज रिमूव्ड. ये जो रिमूवल है ऑफ एन NH2 ग्रुप, इस प्रोसेस का एक नाम है, एंड इट्स कॉल्ड डीएमिनेशन. अब ये वर्ड सिर्फ एक्सप्रेस किया हुआ था ओ लेवल बायोलॉजी में. यहाँ पे इसका पूरा प्रोसेस भी है कि डीएमिनेशन काम कैसे करता है. So the word D, just like we looked at in dephosphorylation, the removal of a phosphate group, deamination में D is remove, and amination or amine. So in A2 chemistry, organic chemistry, you will learn that amine group एक होता है and NH2 group. So D का मतलब होता है remove and amine का मतलब होता है NH2. So you are removing an NH2 group from here. This is deamination. All you are left with is C double bond O, OH, CH and this R group. ये जो पूरी चीज है ना, this entire thing, meaning everything in the amino acid except the NH2, all of this gets converted to ammonia. And during the deamination process, we'll see how does all of that get converted to ammonia. लेकिन ammonia is produced. फिर अमोनिया से, अमोनिया वाज द नाइट्रोजनस बेस जो प्रोड्यूस होता है, लेकिन इट इज हाईली टॉक्सिक, हाईली soluble, so we converted into urea, the other excreta, the other nitrogenous waste. अमोनिया से यूरिया जाने के लिए there is something called the urea cycle. यूरिया साइकिल हमारे सिलेबस में नहीं है, विल नॉट लुक इनटू दैट, बट डीएमिनेशन इज इन द syllabus and we will look into that. So all you need to remember in this process is ammonia gets converted into urea through the urea cycle. So as a summary, अमीनो एसिड्स जो एक्सेस होते हैं लिवर सेल्स में, उनके साथ दो चीजें की जा सकती हैं: कीटो एसिड में कन्वर्ट करना, या उनमें NH2 ग्रुप को निकाल के अमोनिया बनाना और अमोनिया से यूरिया बनाना. If we opt for the process of keto acid, then either it can enter the Krebs cycle as alpha ketoglutarate or gluconeogenesis का process किया जा सकता है. So today we'll keep it till here. Uh, Inshallah, we'll start the next topic from the next class. So could you give me a summary of what we did today? Okay, right. So basically, we learned that homeostasis is basically the maintenance of the internal environment of the body, and then we learned that in animals, homeostasis can occur in like osmoregulation and thermoregulation, and then in the plants, we learned that it could occur due to the closure of the stomata, due to the water stress, and then we learned about the negative feedback system, which is basically when a body resists a change that occurs, and we learned that positive feedback is not harmful for the body. And then we learned about the different types of I think toxic wastes, like which need to be excreted, which Mhm. included the nitrogenous waste and the respiratory waste, I think. And Yes. yeah, and then we learned about like gluconeogenesis and the deamination process. So basically, All it was a right. summary of like how like the I think the wastes are produced, like Of converting to how less the, harmful substances. yes, Yeah. correct. All right. So do you have any questions? No, sir, but I would like to ask a small opinion about Yeah. something. I've been thinking since I couldn't pay much attention to my AS bio again because last year I had tuitions for like chemistry and physics, but not for bio. And Okay. bio was my strong point, but again, I did not pay much attention and I think I needed practice. So, because physics and chemistry are weak for me, so I focused a lot on that. And I Hmm. neglected bio, which was what my teacher told me in the very start of the term, that that is gonna happen. And yeah, it did happen. So, I was Hmm. thinking if I should give it again, like as AL in May, June. But again, मतलब composite? yeah,
And again, I was thinking if that is going to be a good idea or I should just focus on doing the best in my A2, because I've heard, because the content is heavy in A2, and I think Yes. AS, even though it's like more chapters, but I think the content is not the problem over there. Over here we have like new terms, new processes, everything is like interconnected and everything. So what do you think? राइट सो सबसे पहले तो यहाँ पे इट मे साउंड वियर्ड, यहाँ पे फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी हो जाती है. डज योर फैमिली अलाउ फॉर यू टू गिव अक्टूबर नवंबर 2026? No, because actually I skipped नो. a year ओके. in school, so they don't राइट. want a year to be wasted. राइट तो वो एंड व्हाट वाज योर ग्रेड इन एएस? I got to see. सी. ओके. एंड व्हाट आर यू एमिंग फॉर, मतलब जो टारगेट ग्रेड है वो क्या है A2 में, मतलब पूरे ए लेवल में? I was hoping for an A, but again, my teacher, she already made me hopeless. She's like, A is gonna be very hard. And so probably even a B will be okay as long as I can manage. Right. So इसमें the one thing you should do, take a week and just think about this, and more than thinking, research के the university that you want to go into वो कौन से grade requirement मांगती है. If they are satisfied with the B, then there's no use of retaking. But if they want an A or an A star, then I would say कि try to convince your parents in order to go for May June 2026 में AS एंड अक्टूबर 2026 में A2, क्योंकि उससे साल ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज का स्प्रिंग सेमेस्टर भी होता है. सो यू विल मिस द फॉल एडमिशन, बट यू विल गेट द स्प्रिंग 2027 का सेमेस्टर. बट अगेन आई डोंट नो व्हाट यूनिवर्सिटीज यू आर अप्लाइंग टू, और उसमें कौन सा स्प्रिंग होता है या फॉल होता है, मेडिसिन होती है या कब होती है. सो यू हैव टू रिसर्च अप ऑन दैट. Yeah, again, the universities I want to apply to, I think the minimum grade is B for most of them. And again, apparently my father wants me to apply in Pakistan, which I don't really पाकिस्तान. want. Yeah, ओ. I उफ. don't really ओके. want that. But again, I wanted to apply in Malaysia, in Taylor's University. But again, Does Taylor's University offer medicine? yeah, they do. Oh, I they do. Yeah, Okay. I've been researching on this university like since forever, and I had like multiple talks with the university, and again Hmm. they're telling me if I they were also asking me